हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट अराइवल। और क्या आपको पता है कि एक साधारण चाइल्ड बर्थ की प्रोसीजर लगभग 8 घंटों तक चल सकती है, जिसमें एक एवरेज औरत को इतना दर्द होता है मानो उसके प्राण निकल गए हो, क्योंकि एटलीस्ट उसे 20 मिनट तक पुश करना रहता है बच्चे को। अब इस पे आपका क्या कहना है कि मर्दों का गोटियों पर मारने का दर्द लड़कियाँ कहाँ समझ सकती है? वो प्रेगनेंसी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? मानो अगर तुम्हें 20 मिनट तक ये दर्द सहना पड़े या फिर तुम्हारे गोटियों पर एक जोर सा झटका मारा जाए, इन दोनों में से आप कौन सा चूज करेंगे? शायद आप जहर चूज करना ही सही समझेंगे। और हाँ, जहर से मुझे याद आया कि दवाइयों के एक्सपायर होने के बाद एक दवाई यूजलेस हो जाती है और एक फूड स्टफ पॉइजनस हो जाता है। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर जहर का एक्सपायर होने के बाद क्या होता है? क्या वो और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है या फिर कम जहरीला हो जाता है? क्योंकि जब तक वो जहर सही है तब तक तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन क्या एक्सपायर होने के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है या फिर बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है? तो सोचना चालू रखो, लेकिन अपने होश हवास में रहकर, क्योंकि अगला सवाल कुछ नशीला है। क्योंकि इंडिया में जब हम किसी गजेड़ी या नशेड़ी से पूछते हैं कि तुम्हें अपने फेफड़े, गुर्दे, दिल और दिमाग को सड़ाकर क्या मिलता है, तो सामने से यही जवाब आता है कि सुकून और चैन की नींद मिलती है, फुल ऑन स्ट्रेस रिलीफ। बट क्या होता है उस समय जब आप हाई होने के बाद बिल्कुल भी लो हो जाते हो या कहूँ तो सो जाते हो? वेल, इन सारे माइंड ब्लोइंग सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे फैक्ट अराइवल के इसी एपिसोड में, जो कि आपकी नॉलेज को ऐसे लॉन्च करेंगे जैसे कि स्पेसएक्स का स्पेस क्राफ्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या जहर एक्सपायर होने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है? और ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को जहर कह रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को खाने, पीने, सूंघने या फिर किसी भी तरीके से शरीर के अंदर लेने से उस चीज की तबीयत बिगड़ सकती है या फिर उसका इस दुनिया से टाटा बाय बाय हो सकता है। तो अगर इस चीज पे जाएं तो हर वो चीज जो हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जैसे कि हवा और पानी, वो एक तरीके का पॉइजन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया है तो आपका खून पतला हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, जिससे कि नाजुक नसों पर प्रेशर आएगा और वो फटने लगेंगे। ऑल ओवर ज्यादा पानी पीने से आपके सेल्स के होल्स, पोर्स के गेट कीपर्स, सोडियम आयंस डाइल्यूट हो जाएंगे, जिससे कि सेल्स पर दबाव पड़ेंगे और वो फूटने लगेंगे और फाइनली ब्लीडिंग के कारण आपकी मौत हो जाएगी। तो इस बेसिस पे अगर हम पानी को भी पॉइजन कहें तो वो फ्रेश होने पर भी हमारी जान ले सकता है और एक्सपायर होने के बाद उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के बाद भी। लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसे टेक्निकल आंसर से सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको फेमस पॉइजन जैसे कि सांप के जहर के बारे में जानना होगा, है ना? तो चलिए आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। तो देखो, सांप का जो जहर होता है ना, वो एक तरीके का कॉकटेल होता है और वेरियस टॉक्सिक प्रोटीन जो आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ऑर्गन्स पर अटैक करते हैं और उनके काम करने में अड़चन पैदा करते हैं, जिसके कारण आपकी मौत हो जाती है। अब यूजुअली ऐसा करने के लिए उन्हें आपके सेल्स के केमिकल मॉलिक्यूल्स पर अटैच होने की जरूरत पड़ती है, जो वो सिर्फ तभी तक कर सकते हैं जब तक कि उनका पूरा प्रोटीन सिस्टम इंटैक्ट हो। लेकिन ज्यादातर प्रोटीन में यही आ जाती है उनके सबसे बड़ी कमी कि वो 70 डिग्री जैसे गुनगुने टेम्परेचर पर धीरे धीरे बिखरने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका केमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। और यही वजह है कि उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद वो यूजलेस हो जाते हैं। तो अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उस पे आप गौर करिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के प्रोफेसर ब्रेन फ्राई के द्वारा पब्लिश एक रिसर्च के अनुसार ऑलमोस्ट 70 से 80 साल पुराने एक स्नेक वेनम के सैंपल को आज भी उतना ही घातक पाया गया है जितना कि वो 70 से 80 साल पहले था। उनका कहना था कि इतने समय बाद उनका स्ट्रक्चर बिगड़ा तो था, लेकिन उस टॉक्सिक के जो एक्चुअल डिजीज मार्क्स थे वो काफी हद तक सिमिलर थे और किसी की भी जान लेने के लिए काफी थे। और इसीलिए प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। खैर दोस्तों, जो अब हमारा अगला सवाल है वो ये है कि नशा करके सोने में कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन असल में होता क्या है? 2019 के एक सर्वे के मुताबिक यूएस में लगभग 12% एडल्ट्स एमजे यानी कि वीड स्मोक करते हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि इससे उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? वेल, एमजे जैसे वीड्स पौधों में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम जनरल टर्म्स में कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। कैनाबिनॉइड्स में से 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे नींद पर असर करते हैं। वो है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जिसे THC कहते हैं और दूसरा है कैनाबिडॉल जिसे CBD कहते हैं। ये 2 कंपाउंड्स हमारे ब्रेन में मौजूद नेचुरल कैनाबिनॉइड कंपाउंड जो एनेंडिमाइड की तरह काम करते हैं, जो हमारे ब्रेन का स्लीपिंग कंपाउंड होता है। पर क्या एक कैनाबिनॉइड कंपाउंड हमारे ब्रेन में पहले से मौजूद होता है? जी हाँ, जो हमारे ब्रेन में कई सारे स्लीपिंग रेगुलेटिंग पार्ट्स होते हैं, लाइक एमेगिला, SCN, ब्रेन स्टेम, पेनियल ग्लैंड एटसेट्रा। उन्हीं में से एक होता है बेसल फॉर ब्रेन, जो बेसिकली आपके फ्रंट ब्रेन का निचला पार्ट होता है। ये एरिया हमारे कैनाबिनॉइड सिस्टम से जुड़ा होता है, जो बेसिकली हमें सुलाने और हमें उत्तेजित करने में मदद करता है। अब वैसे तो इस सिस्टम के बारे में अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये कैसे काम करता है, पर ये देखा गया है कि एनांडिमाइड, THC और CBD जैसे कंपाउंड्स बेसल फॉर ब्रेन को एनिडोसाइन कंपाउंड बनाने का ऑर्डर देते हैं, जो नेचुरली हमें लंबी और
गहरी नींद में ले जाने में मदद करता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एमजे की पुड़िया और THC स्मोक करने से आप पर कोई असर नहीं होता? जी नहीं, कई ऐसे रिसर्च स्टडी सामने आए हैं जो ये कहते हैं कि ये जो जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं ना, जो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंटली ना लिए गए हो, तो ये स्लीप को इनहेंस करते हैं। पर जो इन पदार्थों को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया गया तो उनमें नींद की सबसे प्रभावित स्टेज यानी कि REM को छोटा कर देता है और ये बेसिकली हमारी ख्यालों वाली दुनिया का स्टेज होता है। और जब तक हमें ये पता चलता है कि ये हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल हमें बंद कर देना चाहिए, तब हमें ये पता चलता है कि ये रिवॉर्ड हमारे स्लीप साइकिल के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि आपको इन पदार्थों की लत लग जाती है और जिस दिन आप इनके बिना सोने की कोशिश करते हो तो उस समय आपको नींद नहीं लगती है, जिसे कि हम इंसोम्निया कहते हैं। कुछ रिसर्च में ये भी सामने आया है कि THC हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम में हिस्ट्री रखने वाले लोगों को चल बसने की संभावना भी बढ़ जाती है। हालांकि MJ एक बैन प्रोडक्ट होने के कारण इस पे और ज्यादा रिसर्च होना अभी भी बाकी है। तो चलो अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉल किकिंग वर्सेस प्रेगनेंसी, व्हाट इज मोर पेनफुल? प्रेगनेंसी 9 महीने तक चलने वाली वो कड़ी तपस्या है जिसमें कि पहले तो एक माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियोगो को एक तरबूज जितना बड़ा होना रहता है और फिर एक बिस्लेरी के ढक्कन जितने बड़े होल में से बाहर आना रहता है। रियली यहाँ तक तो मेल भी रियलाइज कर सकते हैं एक फीमेल बॉडी के मसल्स और टिश्यू को कितना ज्यादा स्ट्रेच होना पड़ता होगा और उसका दर्द कितना ज्यादा होता होगा। और वहीं दूसरी तरफ मेल के भी बॉडी में एक दुखती रग होती है जिसे सिर्फ 9 महीने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर समाज की विपदाओं और कमीने दोस्तों से बचा कर रखना पड़ता है। इस एरिया में एक मामूली सी टिचकी काफी होती है मेल्स की सांस तक रोकने में। तो क्या लगता है आपको कौन सा दर्द ज्यादा खतरनाक होगा? वेल, जब तक हम आगे बढ़े मैं उससे पहले ये भी बता देता हूँ कि हम पूरे 9 महीने तक होने वाले दर्द के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि बस चाइल्ड बर्थ और लेबर पेन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेबर पेन के समय ही दर्द हाई पीक पर होता है और उससे मैं किकिंग बॉल के दर्द को कंपेयर करने को एकदम बराबरी का मैच समझता हूँ। तो कौन सा है ज्यादा खतरनाक? तो मैं चाइल्ड बर्थ यानी कि लेबर पेन के बारे में बात करूँ, वो अराउंड 8 घंटों तक चलता है और फीमेल के पूरे लोअर बॉडी में एक बहुत ही भयानक दर्द होता है। तो मैं अब साफ साफ बता दूं, 20 मिनट तक पेन एकदम हाई पीक पर रहता है और बॉल किकिंग के वक्त सिर्फ कुछ मिनट तक ही दर्द रहता है। सो अकॉर्डिंग टू द साइंस, जिसको भी लगता है ना कि बॉल किकिंग ज्यादा दर्दनाक होता है, तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एंथनी ऑन, तो अपने सामान पर 20 मिनट तक लगातार लात मार के देख सकते हो कि प्रेगनेंसी का दर्द कैसा होता है। देखो गाइस, साइंस कुछ भी बोले लेकिन मैं तो ये रिफर करता हूँ कि पेन एक सब्जेक्टिव केस है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको कितना पेन हुआ और कुछ ऐसे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि किक कितनी तेज मारी गई, क्योंकि हो सकता है ना कि इंटेंसिटी के मामले में बॉल किकिंग ज्यादा दर्दनाक हो और पेन के टाइम स्पैन में प्रेगनेंसी ज्यादा दर्दनाक हो। और वैसे भी मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अलग अलग लोग अलग अलग पेन को सह सकते हैं, किसी को वही पेन ज्यादा लगेगा और किसी को वही पेन कम लगेगा। वो उस पर्सन पर डिपेंड करता है जिसको वो पेन हुआ हो। और यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा दर्द सबसे ज्यादा पेनफुल है, कमेंट में जरूर से बताएं। तो अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही और नॉलेजेबल फैक्ट देखने के लिए हमारे फैक्ट अराइवल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।